टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ विभिन्न विषयों के प्रश्नों और उनकी व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और बेहतर हो सके। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी की हम यहाँ रिवीजन कर पाए, उसका हम प्रैक्टिस यहाँ पर करवा पाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्यावरण से संबंधित उन खास प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और देखते हैं एपिसोड 6 में शामिल प्रश्न और उनकी व्याख्या को। प्रश्न है, वन सलाहकार समिति निम्नलिखित अधिनियम में किसके तहत गठित वैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन सी वन संरक्षण अधिनियम 1980, ऑप्शन डी भारतीय वन अधिनियम 1927। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वन संरक्षण अधिनियम 1980। दरअसल जब हम बात करते हैं वन सलाहकार समिति के बारे में, तो समिति का गठन गैर वन प्रयोजनों के लिए जो वन भूमि है उसके उपयोग से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए ही किया गया था। ध्यान रखें, यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत किया गया था। यह सरकार को सलाह या आप कह सकते हैं परामर्श देने का काम करती है। सवाल है कि किस तरीके के परामर्श देने का काम करती है, तो वह वन सलाहकार समिति एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन इस संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अंतर्गत किया गया। यह सरकार को खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों जैसे गैर वन प्रयोजनों हेतु वन भूमि के उपयोग से संबंधित मामलों पर परामर्श देने का काम करती है। ठीक है, अगर हम इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक वन सलाहकार समिति है जो गैर वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करती है। इस समिति ने हाल ही में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के उल्लंघनों से संबंधित जो दंडात्मक प्रावधान है उनको युक्ति संगत करने तथा एक रूपता लाने की सिफारिश की थी, इसलिए यह समिति चर्चा में थी इस वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है इससे प्रश्न फ्रेम कर लिया जाए एग्जाम में। इस समिति ने यह भी प्रस्ताव दिया कि उल्लंघन की स्थिति में अतिक्रमण की गई वन भूमि के बराबर, यानी आपने जिस क्षेत्र में अतिक्रमण किया है किसी भूमि में, उसी भूमि के बराबर क्षेत्रफल में दंडात्मक के प्रतिपूरक वनीकरण उसे करना होगा, यानी उतने ही क्षेत्रफल में दंड के स्वरूप वहां पर वनीकरण करवाना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज के दूसरे प्रश्न को। प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफी चर्चा में रहा है, ठंड के समय में खास तौर पर AQI काफी चर्चा में आ जाता है। पहला कथन है, भारत में AQI ढांचे के तहत वायु गुणवत्ता को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और दूसरा है, AQI की गणना करते समय ओजोन को प्रदूषकों की सूची से बाहर रखा जाता है। ऊपर कथनों में से कौन सा से सही है? और है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों ही कथन गलत है AQI के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि भारत में AQI ढांचे के तहत वायु गुणवत्ता को मापने के लिए 4 नहीं बल्कि 6 श्रेणियां शामिल हैं, यानी 6 कैटेगरी के अंतर्गत इसे बांटा गया है। और AQI की गणना करते समय ओजोन को प्रदूषकों की सूची में रखा गया है, इसमें क्या लिखा है? इससे बाहर रखा गया है। तो ये सेंटेंस भी गलत है और ये सेंटेंस भी गलत है। अब देख लेते हैं क्या है आखिर AQI। तो सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देश के कई हिस्सों में, विशेषकर जैसे हम उत्तर भारत की बात कर लेते हैं, दिल्ली वाले इलाकों में खास तौर पर वायु की गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है। जैसे वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर में तीव्र वृद्धि हो जाती है। ठीक है, भारत में AQI को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, संतोषजनक, मध्यम रूप से प्रदूषित, खराब, अत्यंत खराब और गंभीर यानी सीवियर कंडीशन। ये श्रेणियां परिवेशी प्रदूषकों की सांद्रता और उनसे जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों पर आधारित है। यानी अगर हम बात करें इसमें सही जवाब की, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और हमारे प्रश्न में पहले सेंटेंस में क्या लिखा था? 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? गुड, जिसमें 0 से 50 हो अगर AQI, अगर 51 से 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 है तो मॉडरेट है, 201 से 300 AQI है तो इसे पुअर कंडीशन में माना जाएगा, 301 से 400 है तो वेरी पुअर कंडीशन है, और अगर 401 से 500 है इसका मतलब सीवियर हालत मौजूद है वहां पर प्रदूषकों के लेवल पर। ठीक है, इसके अलावा AQI की गणना 8 प्रदूषकों के उप सूचकांकों के आधार पर की जाती है। ये 8 प्रदूषक कौन कौन से हैं? PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 यानी ओजोन, NH3 और PB शामिल हैं। ध्यान रखें, इन्हीं प्रदूषकों के आधार पर मापा
जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, पारे के संपर्क में आने से मस्तिष्क, त्वचा और हृदय को प्रभावित करने वाले विकार हो सकते हैं। दूसरा, भारत के भूजल में पारे के प्रदूषण को रिपोर्ट नहीं किया गया है। और तीसरा, पारा कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के साथ साथ प्राकृतिक स्रोतों से भी उत्पन्न होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 3, यानी पहला सेंटेंस सही है, तीसरा जबकि दूसरा सही नहीं है, क्योंकि आप पूछे कौन से सही है। अब इसे समझते हैं कैसे। देखिए, पारा मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत विषैला पदार्थ माना जाता है। ठीक है, ये विषैला पदार्थ है भी। सेवन या संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है पारे के, तो उससे मस्तिष्क, त्वचा और हृदय से संबंधित गंभीर विकार हो सकते हैं। कई बार इसके संपर्क मात्र से ही हृदय या त्वचा में गंभीर विकार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कभी कभी जानलेवा भी शामिल हो सकता है, साबित हो सकता है अगर ये बहुत ज्यादा संपर्क में व्यक्ति रहा या इसका सेवन हो जाए तो जल के रूप में। तो ध्यान रखें, पारे के संपर्क में आने से मस्तिष्क, त्वचा, हृदय रोग को प्रभावित करने वाले विकार होते हैं। पहला सेंटेंस सही है। भारत के भूजल में पारे के प्रदूषण को रिपोर्ट नहीं किया गया है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि प्रदूषण को रिपोर्ट किया गया है। और पारा कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के साथ साथ प्राकृतिक स्रोतों से मिलता है। बिल्कुल, जो ज्वालामुखी उद्भेदन की घटना है, ज्वालामुखी उद्भेदन की घटना में पारा देखने को मिलता है, तो प्राकृतिक स्रोत भी है। और अगर हम बात करें मानव निर्मित, तो हमने देखा है महाराष्ट्र कई इलाकों में यहाँ पारे की उपलब्धता देखने को मिली है। भारत में पारे का प्रदूषण व्यापक स्तर पर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा तथा ओडिशा जैसे राज्यों, विशेषकर खनन तथा चमड़ा उद्योग के आसपास के क्षेत्रों में इसकी विद्यमानता का पता चला है। ठीक है, हमने ये भी देखा पारा प्राकृतिक स्रोतों, ज्वालामुखी उद्गार के साथ विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस गलत है, पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से अमोनियम सल्फेट बनता है। दूसरा, PM 2.5 के संपर्क में आने से दीर्घकालिक क्रॉनिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा, उच्च स्तर के SO2 संपर्क से हृदयाघात यानी हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ सकता है। और चौथा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अम्लीय वर्षा में भूमिका होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 सेंटेंस यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें पहले कथन की, इसमें क्या है, वायुमंडल में उत्सर्जित जो SO2 है, क्या उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से अमोनियम सल्फेट बनता है? तो यहां पर कथन होगा गलत। दरअसल SO2 की अगर अमोनिया से होती है अभिक्रिया, तब अमोनियम सल्फेट बनता है, तब अमोनियम सल्फेट बनता है, ना कि ऑक्सीजन से। तो पहला सेंटेंस गलत। दूसरा, PM 2.5 के संपर्क में आने से दीर्घकालिक क्रॉनिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, ये कथन सही है। दरअसल बिल्कुल सही है। अगर PM 2.5 जो कि एक प्रदूषक का प्रकार है, अगर व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो कई क्रॉनिक समस्याएं होती हैं, हृदयाघात जैसी समस्याएं भी इससे बढ़ सकती हैं, ब्रोंकाइटिस, दमा जैसी बीमारी इससे बढ़ती है। तो PM 2.5 मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसके संपर्क में आने से दमा, हृदयाघात, ब्रोंकाइटिस तथा अन्य श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, उच्च स्तर के SO2 संपर्क से हृदयाघात यानी हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ सकता है, ये कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर SO2 का जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा हो जाए, उच्च स्तर के SO2 संपर्क से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, तो आंखों, गले और फेफड़ों से संबंधित समस्या हो सकती है तथा लंबे समय तक संपर्क में रहने से हृदयाघात, स्ट्रोक तथा समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। यानी हमारा तीसरा सेंटेंस सही है। चौथा सेंटेंस यहाँ गलत है। दरअसल इसमें लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसमें उसकी अम्लीय वर्षा में भूमिका होती है, ये गलत है। दरअसल अम्लीय वर्षा के लिए SO2 और NOx जरूरी है। क्या जरूरी है? SO2 NOx ये जरूरी है, तब अम्लीय वर्षा होती है। तो यहाँ ये सेंटेंस गलत है, 2 ही सही है, इस वजह से ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला हेजहॉग, दूसरा चमगादड़, तीसरा डॉरमाइस। आपको बताना है उपर्युक्त जीवों में से किन में हाइबरनेशन की परिघटना देखी जा सकती है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन सी 1, 2, 3, यानी तीनों में हाइबरनेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, या आप कह सकते हैं तीनों में हाइबरनेशन की परिघटना देखी जा सकती है। हाइबरनेशन है क्या? इसे शीत निष्क्रियता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत निष्क्रियता। क्या है शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन? हाइबरनेशन क्या है? दरअसल हाइबरनेशन जीवों द्वारा शीतकाल के दौरान और भोजन की कमी के समय में जीवित रहने के लिए अपनी चयापचयन की दर को कम करना, शरीर का तापमान कम कर लेना, हृदय गति, उनकी कुल ऊर्जा व्यय में कमी करना ही हाइबरनेशन है। यानी अगर जीवों को ऐसा लगता है कि शीतकाल की कंडीशन हो गई है, शीतकाल हो गया है, समय शीत ऋतु का आ गया है, अब भोजन की अगर उन्हें कमी महसूस होती है, तो ऐसी स्थिति में उस समय में अपनी जीवित रहने के लिए उनकी जो चयापचय की प्रक्रिया है या दर है उसको वो कम कर लेते हैं, शरीर का तापमान कम कर लेते हैं, हृदय गति व कुल ऊर्जा व्यय में भी कमी कर सकते हैं, और यही हाइबरनेशन है, यही शीत निष्क्रियता है। अगर पूछा जाए कि ये किसमें ये पाया जाता है, तो चमगादड़, हेजहॉग और डरमाइस तीनों में ये क्षमता मौजूद है। हेजहॉग को वास्तविक हाइबरनेटर के रूप में जाना जाता है। ये शीत ऋतु के दौरान निष्क्रियता की अवस्था में चले जाते हैं, जिससे भोजन की अनुपलब्धता के समय ऊर्जा संरक्षण संभव हो सके। चमगादड़ों की बात करें, इनकी कई प्रजातियां विशेषकर समशीतोष्ण क्षेत्रों की वास्तविक शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करती हैं। ये सर्दियों में गुफाओं या अन्य सुरक्षित स्थानों में चले जाते हैं और लंबे समय तक निष्क्रियता की अवस्था में रहने के साथ पहले से संचित वसा पर ही निर्भर होते हैं। उनके पास जो पहले से वसा है उसी पर वो निर्भर होते हैं। अगर बात करें डॉर्माइस की, तो ये चरम हाइबरनेटर जीवों में गिना जाता है। ये कई माह तक निष्क्रियता में रह सकते हैं तथा इनकी चयापचय गतिविधि अत्यंत कम हो जाती है, जिससे वे प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रह लेते हैं। तीनों ही जीव हाइबरनेशन का एग्जाम्पल बताते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाघ और तेंदुआ के बीच भिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखें, दो जीव कौन से? बाघ और तेंदुओं के संदर्भ में हमें बताना है। पहला कथन है, तेंदुओं की तुलना में बाघ का आकार और वजन काफी अधिक होता है तथा यह मुख्य क्षमता और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। दूसरा, तेंदुए सामान्यतः बाघों की तुलना में बड़े जानवरों का शिकार करते हैं और इनमें छुपकर शिकार की बजाय प्रत्यक्ष हमला करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। और तीसरा, जिन क्षेत्रों में दोनों प्रजातियां एक साथ पाई जाती हैं, वहां तेंदुए बाघों से बचने के लिए अक्सर रात्रिचर हो जाते हैं, ये चट्टानी एवं ऊंचे क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 और 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। छठा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 और 3 सेंटेंस यहां सही है। क्यों? दरअसल तेंदुए की तुलना में बाघ का आकार और वजन काफी अधिक होता है। ठीक है, कई बार तक ध्यान रखें, अगर हम बंगाल टाइगर की ही बात कर लेते हैं तो इनका वजन 220 किलोग्राम से भी अधिक देखा जा सकता है, हो सकता है। इनकी लंबाई नाक से पूंछ तक 3 मीटर से भी अधिक हो सकती है। इसके विपरीत अगर हम तेंदुए की बात करें तो तेंदुए का वजन सामान्यतः 60 से 70 किलोग्राम तक होता है और उनकी लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। ऐसे में बाघ क्या है? ज्यादा बड़ा आकार, और ध्यान रखें इसकी क्षमता और शक्ति ज्यादा होती है तेंदुए की तुलना में। तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, तेंदुए सामान्यतः बाघों की तुलना में बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, ये सेंटेंस गलत है। दरअसल तेंदुए छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और बाघ कभी कभी छोटे हाथियों तक का शिकार करने में सक्षम होते हैं। ध्यान रखिएगा, तेंदुए में छुपकर शिकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि बाघों में प्रत्यक्ष हमला करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए दूसरा सेंटेंस यहां गलत है। तीसरा, जिन क्षेत्रों में दोनों प्रजातियां एक साथ पाई जाती हैं, वहां तेंदुए बाघों से बचने के लिए अक्सर रात्रिचर हो जाते हैं, ये बात सही है। यानी उनकी किसी भी प्रकार का उनके भोजन में संकट ना हो, इसलिए ऐसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, बाघ और तेंदुए की तुलना में बात करें तो जंगल में बाघ और तेंदुए सामान्यतः एक दूसरे से अलग रहते हैं, यद्यपि वे कई क्षेत्रों में विशेषकर भारत के कुछ जंगलों में एक ही अधिवास में मिलते हैं तथा सह अस्तित्व के लिए, यानी दोनों का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए उन्होंने अलग अलग रणनीतियां विकसित की हैं। जैसे तेंदुए बाघों से बचने के लिए अक्सर रात्रिचर हो जाने के साथ साथ चट्टानी एवं ऊंचे क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे बाघों के साथ इनकी प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें, यहां पर हमारा तीसरा सेंटेंस भी क्या है? सही है। 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन ही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित
प्रमुख जैविक संरक्षण क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में वर्तमान में 18 जैविक संरक्षण क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा, सुंदरबन का जैविक संरक्षण क्षेत्र विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। और तीसरा, नंदा देवी जैविक संरक्षण क्षेत्र मुख्य रूप से पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवों की रक्षा के लिए है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन से ऐसा हमें सही कथन है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी यहां तीनों ही सेंटेंस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सही है। ठीक है, यानी भारत में वर्तमान में 18 जैविक संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद हैं। सुंदरबन का जैविक संरक्षण क्षेत्र विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये काफी महत्वपूर्ण रीजन है। वहीं नंदा देवी जैविक संरक्षण क्षेत्र मुख्य रूप से पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवों की रक्षा के लिए है। थोड़ा सा हम इसे व्याख्या के संदर्भ में समझते हैं। भारत में 18 जैविक संरक्षण क्षेत्र है, हमने देखा भी, जिसमें से सुंदरबन, नंदा देवी और नालामल प्रमुख है। इन क्षेत्रों का उद्देश्य जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है। सुंदरबन को हमने देखा कि जैविक संरक्षण क्षेत्र यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो बांग्लादेश और भारत के बीच स्थित है। ठीक है, और यह बाघों का प्रमुख क्षेत्र है, ध्यान रखें, प्रमुख निवास क्षेत्र माना जाता है। नंदा देवी जैविक संरक्षण क्षेत्र पर्यावरण जो हमारी पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है और जो वन्य जीवों की रक्षा है, इसके लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया है। कहां पर है यह? उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। दूसरा, भारत में सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई है। तीसरा, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर प्रमुख स्थान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 3 सेंटेंस यहां सही है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत सरकार के लक्ष्यों के संदर्भ में, तो भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, यानी पहला सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। बात कर लेते हैं कि क्या भारत सरकार ने भारत में सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की है। ये गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, ना कि सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लिए। ध्यान रखिएगा, इसलिए दूसरा सेंटेंस यहां गलत हो जाता है। और तीसरा, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर प्रमुख स्थान है। ये बात बिल्कुल सही है, भारत बड़े पवन ऊर्जा के उत्पादक देशों में शामिल है। तो यहाँ तीसरा सेंटेंस भी सही है, तो 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर प्रमुख स्थान है और भारत दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में से एक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर यानी उसमें फिल्टर मौजूद है और उसके बाद फिर वो भोजन ग्रहण करता है या भोजन प्राप्त करता है, इसलिए उसे फिल्टर फीडर कहा जाता है। ऑप्शन ए अशल्क मीन यानी कैटफिश, ऑप्शन बी अष्टभुज यानी ऑक्टोपस, ऑप्शन सी सीप यानी ऑयस्टर, ऑप्शन डी हवासिल यानी पेलिकन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सीप, यानी जो ऑयस्टर है ये दरअसल फिल्टर फीडर होते हैं। फिल्टर फीडर है क्या? फिल्टर फीडर का मतलब है ऐसे जीव जो अपना भोजन अपने तंत्र के किसी अंग से होकर गुजरने वाली जो जलधारा है उससे कार्बनिक पदार्थ अथवा सूक्ष्म जीवों को फिल्टर करके प्राप्त करते हैं। तो किसी भी कार्बनिक पदार्थ या सूक्ष्म जीवों को ये अपने अंदर, उनके अंदर एक फिल्टर बना होता है, उसके तंत्र में ही, उनके अंग में ही एक फिल्टर होता है, जिससे कोई जलधारा अगर गुजरती है तो कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवों को फिल्टर कर देती है और फिर वो भोजन प्राप्त करते हैं। और ये क्षमता पाई जाती है सीप में यानी ऑयस्टर में, जो एक नेचुरल फिल्टर फीडर कहलाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सीप यानी ऑयस्टर प्राकृतिक निस्यंदन भोजी है, जिसका तात्पर्य है कि ये अपने गलफड़ों के माध्यम से जल को पंप करके भोजन के कणों के साथ साथ पोषक तत्वों, निलंबित अवसादों और रासायनिक संदूषकों को प्रग्रहण करके भोजन प्राप्त करता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा, सोर्स की दिशा, उनका भोजन कहाँ है, फूड सोर्स कहाँ है, उसकी दिशा और रुधि इंकित करने के लिए दोलन नृत्य यानी वैगल डांस करता है? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन सी मधुमक्खी, ऑप्शन डी बर्र। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मधुमक्खी। यानी अगर हम बात करें वैगल डांस की, तो वैगल डांस की जो प्रवृत्ति वो है वह मधुमक्खियों में पाई जाती है और यह खास तौर पर संप्रेषण की एक प्रवृत्ति है। संप्रेषण, संप्रेषण की एक क्या है, प्रवृत्ति है, माध्यम है, ये संप्रेषण का एक माध्यम है, संप्रेषण का एक रूप है, जिसमें जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वो वैगल डांस करके अपनी ही कॉलोनी की अन्य मधुमक्खियों को सोर्स बताती हैं कि यहां पर फूड का सोर्स मौजूद है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मधुमक्खी के नृत्य को दोलन नृत्य यानी वैगल डांस कहा जाता है। यह श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा मधुमक्खी की कॉलोनी के अन्य सदस्यों के साथ किया जाने वाला संप्रेषण का एक रूप है। दोलन नृत्य को ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल वॉन क्रिस्क ने व्याख्या की थी। तो ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी अपने छत्ते के सापेक्ष जिस भी दिशा में गति करती है, दोलन नृत्य यानी वैगल डांस उस दिशा को इंगित करता है। यदि वे लंबवत गति करते हैं तब स्रोत की दिशा सीधे सूर्य की ओर होती है। नृत्य के दौरान भाग की अवधि दूरी को दर्शाती है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके लिए प्रैक्टिस सेशन के रूप में है, यानी आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे भूमि में बिल बनाकर अपनी नीड़ का निर्माण करती हैं। दूसरा, वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों यानी नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। और तीसरा, वे सर्वभक्षी होती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।